तो मिडल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स में ना एक बहुत बड़ा एक ड्रामेटिक शिफ्ट देखने को मिल रहा है। सऊदी अरब और ईरान के बीच का जो तनाव है वो अब सिर्फ प्रॉक्सी वॉर या डिप्लोमेटिक बयानों तक ही नहीं सिमटा है, बल्कि एक ऐसी स्टेज पर आ गया है जहां अब खुली सैन्य धमकियां दी जा रही हैं। और ये एक बहुत ही खतरनाक एस्केलेशन है जहां दशकों से चली आ रही दुश्मनी एक सीधे टकराव का रूप ले सकती है। और इस पूरे टेंशन के सेंटर में है सऊदी विदेश मंत्री का ये बयान। देखिए, ये सिर्फ एक इल्जाम नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है। इस एक लाइन से सऊदी अरब ने ईरान के पूरे वैचारिक आधार पर, यानी इस्लामिक दुनिया का लीडर होने के उसके दावे पर ही सीधा सवाल खड़ा कर दिया है। ये ईरान को इस्लामिक जगत में ही अलग थलग करने की एक सोची समझी कोशिश है। तो पहला पॉइंट, और शायद सबसे जरूरी, ईरान के इस्लामिक कॉज पर ही सवाल उठाना। तो सऊदी अरब का बेसिक तर्क यह है कि ईरान जो कहता है और जो करता है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। रियाद का कहना है कि भाई, एक तरफ तो ईरान खुद को इस्लामिक क्रांति का अगवा बताता है और दूसरी तरफ उसकी पूरी फॉरेन पॉलिसी मुस्लिम देशों को ही अस्थिर करने पर लगी हुई है। ये जो विरोधाभास है ना, यही सऊदी अरब के नैरेटिव का सबसे बड़ा हथियार है। अब जरा इस लिस्ट को देखिए। ये सिर्फ कुछ देशों के नाम नहीं है, बल्कि सऊदी अरब के मुताबिक ये ईरान के कथित प्रभाव क्षेत्र का एक नक्शा है। यमन और लेबनान जैसे प्रॉक्सी वॉर जोन से लेकर बहरीन और कुवैत जैसी खाड़ी की सल्तनतों तक, और तो और अजरबैजान और तुर्की तक, ये लिस्ट दिखाती है कि सऊदी अरब ईरान पर पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने का कितना बड़ा और व्यापक आरोप लगा रहा है। अब आते हैं उस चेतावनी पर जिसने इस पूरे संकट को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया है, नॉन डिप्लोमैटिक थ्रेट। डिप्लोमेसी की भाषा में ना कुछ शब्दों का वजन बहुत ज्यादा होता है। नॉन डिप्लोमैटिक सॉल्यूशंस उन्हीं में से एक है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि भाई, अब बातचीत का टाइम खत्म, अब सैन्य कार्रवाई ही आखिरी ऑप्शन बचा है। ये एक तरह का अल्टीमेटम है, एक साफ संकेत कि सऊदी अरब और उसके सहयोगी अब बल प्रयोग को एक असल संभावना मानकर चल रहे हैं। और हां, ये धमकी कोई खोखली नहीं है। इसके पीछे एक क्लियर रेड लाइन खींची गई है। रियाद, अबू धाबी और दुबई जैसे बड़े आर्थिक सेंटर्स पर हमले। मैसेज बिल्कुल साफ है कि प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए होने वाले इन हमलों को अब सीधे तौर पर ईरान की कार्रवाई माना जाएगा, और इसका जवाब भी सीधे ईरान को ही दिया जा सकता है। सऊदी नजरिए से देखें तो ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है। वो इसे ईरान की एक लंबी सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा मानते हैं जो दशकों से चली आ रही है। यहां हमें ईरान की कथित एसिमेट्रिक वॉरफेयर की रणनीति की एक झलक मिलती है। इसका मतलब क्या है कि आप सीधे सीधे जंग नहीं लड़ते। यमन में हुथियों को सपोर्ट करना, इराक में मिलिशिया और लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी गुटों का इस्तेमाल करके ईरान अपने प्रभाव को बढ़ाता है और अपने विरोधियों को उलझाए रखता है, वो भी बिना किसी सीधे टकराव के। सऊदी अरब के लिए ये सब एक बड़े युद्ध की तैयारी जैसा है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि अगर ये धमकियां सच हो गईं तो होगा क्या? और यहीं पर सिचुएशन सबसे ज्यादा सीरियस हो जाती है। यहाँ ना स्ट्रैटेजिक मैथ को समझना जरूरी है। देखिए, सऊदी अरब, यूएई और कतर की जो कंबाइंड मिलिट्री पावर है, खास करके उनकी मॉडर्न एयरफोर्स, वो ईरान के डिफेंस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। और खाड़ी देशों का ये मानना कि वो एक निर्णायक बढ़त हासिल कर सकते हैं, इस टकराव के जोखिम को और भी बढ़ा देता है। तो अब हमारे सामने दो सिनेरियो हैं। सिनेरियो नंबर 1 जो अभी चल रहा है, एक शैडो वॉर जहां प्रॉक्सी के जरिए हमले हो रहे हैं, और सिनेरियो नंबर 2 एक सीधा टकराव जहां खाड़ी देश मिलकर ईरान के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान छेड़ सकते हैं। यह इस क्षेत्र को एक ऐसे फुल स्केल युद्ध में धकेल देगा जो शायद पिछले सभी संघर्षों से कहीं ज्यादा विनाशकारी होगा। इस संभावित युद्ध को एक नाम दिया जा रहा है, जेनरेशनल वॉर, मतलब एक ऐसी जंग जो पीढ़ियों तक चलेगी। ये शब्द ही अपने आप में इसकी भयावहता बताता है। इसका असर सिर्फ सेनाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये पूरे मिडिल ईस्ट के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ताने बाने को दशकों के लिए बदल कर रख देगा। तो असली सवाल यह है, क्या खाड़ी देशों का जो दशकों पुराना स्ट्रेटेजिक धैर्य था, जो इतने सालों से बना हुआ था, वो अब जवाब दे गया है? और क्या हम मिडिल ईस्ट को एक ऐसे संघर्ष के मुहाने पर खड़ा देख रहे हैं जो इस क्षेत्र के इतिहास की सबसे विनाशकारी जंग साबित हो सकती है?